आज स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर की सीरीज़। ये करंट अफेयर हम कवर करेंगे जामिया के हिसाब से, एएमयू के हिसाब से और अदर सीयूटी के हिसाब से भी है, और अदर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्रेंस होते हैं उनके हिसाब से भी है। ये सारे कोर्स हैं और भी कोर्स हैं, जितना भी यूनिवर्सिटीज़ करंट अफेयर पूछती हैं उन सब के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए मोर देन एनफ है। ठीक है, ये इसमें हर मंथ में, जैसे हम ये पहली वीडियो लेकर आ रहे हैं मई 2024 की, फिर जून 2024 की आएगी, ऐसे हर महीने की आएगी वीडियो। ये आपका चलेगा अप्रैल 2025 तक करंट अफेयर, और इतना ही इनफ होता है आपके लिए। हर एक वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होंगे, कुछ इंडेक्स के सेक्शंस होंगे, रिपोर्ट्स के सेक्शंस होंगे, रिपोर्ट के सेक्शन पर रिपोर्ट की न्यूज़ होंगी जो उस महीने में रही होंगी। इसके अलावा जो आपकी लाइक पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं, उससे रिलेटेड न्यूज़ होंगी। डेट इंपॉर्टेंट उस महीने में कौन कौन सी रही होंगी, उनसे रिलेटेड न्यूज़ होंगी। तो ऐसे हमने या फिर कोई भी एग्रीमेंट अगर हुआ है किसी हमारी कंट्री का किसी के साथ में, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी के साथ में, तो वो इम्पोर्टेंट रहा होगा। तो हम ऐसे करते करते और न्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है, सारी की सारी न्यूज़ को हम इसमें कवर कर लेंगे और सारे के सारे करंट अफेयर को हम कवर कर लेंगे। ये हमारी पहली वीडियो है जो मई 2024 का करंट अफेयर लाइक कवर करेगी। फिर जस्ट इसके बाद जून 2024 का वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई लाइक वीडियो में प्रॉब्लम आती है या आपको नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये वीडियो आपकी फ्री है, उसके बाद आपकी वीडियोस पेड रहेंगी। ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये बहुत नॉमिनल प्राइस पर अवेलेबल है, तो आप हमसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं इसके लिए। ओके, चलिए पहला सेक्शन रिपोर्ट और इंडेक्स का है। देखो 2024 मई में 2024 में कौन कौन से इंडेक्स आए। वैसे तो बहुत सारे आए थे, मैं बहुत कट कर करके बहुत कम करंट अफेयर कर देता हूँ। बस आपका इतना ही इम्पोर्टेंट, अगर आपने इतना ही कवर कर लिया तो ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें, आपका इतना ही करंट अफेयर बहुत है। पहला आया था वर्ल्ड, ठीक है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स, ठीक है, 2024 के। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपने इसमें पहली बात तो याद रखना, टाइम्स मैगजीन के अकॉर्डिंग है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन निकालते हैं अपना, ये टाइम्स मैगजीन जो अमेरिकन मैगजीन है, इसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें कई कैटेगरीज होती हैं, आर्टिस्ट टाइटन्स की कैटेगरीज, आर्टिस्ट की कैटेगरीज, ठीक है, पायनियर की, ठीक है, इनोवेटर्स की। तो हमें ज़्यादा कुछ कवर नहीं करना, बस आपने क्या करना है, एक एक देख लेना है सब में से। तो आर्टिस्ट में इंडिया में नंबर 1 रही हैं आलिया भट्ट। ठीक है, उसके अलावा आयकर नहीं देखना, टाइटन में सत्य नडेला देख लेना, इंडियंस हैं ये भी। ठीक है, इसके अलावा अजय बांगा लीडर्स की लिस्ट में नंबर, अजय बांगा राइट नाउ वर्ल्ड बैंक के डायरेक्ट, ठीक है, लाइक इनको चेयरपर्सन मान लें आप। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर मान लें या चेयरपर्सन मान लें, ठीक है, तो वो हैं, और ये इंडियन हैं। ठीक है, तो ये अजय बांगा का नाम आप यहाँ से, अजय बांगा इंपॉर्टेंट है, सत्य नडेला इंपॉर्टेंट है, आलिया भट्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये दो कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, पाइनियर्स की एक कैटेगरी और है, आसमा खान यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रही, ठीक है, इंडिया में। बस, और हमें फिर कुछ नहीं याद रखना। दूसरा इंडेक्स आता है, ये बहुत ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आपका जब तक एग्ज़ाम हो चुका होगा तो तब आएगा ये 2025 का, तो 2024 का इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, इस ये पहली बात तो निकालता कौन है, यहाँ से याद रखना, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसको निकालता है, ये ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो ये दिखाता है किसी भी कंट्री में प्रेस की क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो प्रेस की सबसे अच्छी सिचुएशन कहाँ पर, सबसे ज़्यादा फ्रीली प्रेस वर्क कर पाता है, तो वो नॉर्वे में। बाकी तो किसी कंट्री में लाइक जितनी गंदी प्रेस की सिचुएशन होगी, अब वो ज़्यादातर डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ होती हैं, डेमोक्रेटिक नहीं होती, बट कई सारी डेमोक्रेटिक कंट्री भी हैं जिनकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अच्छी रैंकिंग नहीं है। इसमें इंडिया भी एक है। हमारी रैंकिंग ऑलमोस्ट सऊदी, चीन, बांग्लादेश के आसपास रहती है,
तो ये बड़ी सिचुएशन, गंदी सिचुएशन है। इसमें पहला क्वेश्चन तो आपसे ये रेज हो सकता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है, ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फर्स्ट रैंक इसमें किसकी है, तो नॉर्वे सबसे अच्छा प्रेस फ्रीडम में माना जाता है, ठीक है। राइट नाउ इंडिया की रैंकिंग याद रखना 159 है, और आपको इसमें और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। अगर आप फिर भी एक्स्ट्रा कुछ देखना चाहते हो तो इरिट्रिया इसमें लाइक सबसे वर्स्ट पोजीशन पे, सबसे गंदी पोजीशन पे है, 180 नेशन, ठीक है, 180 नंबर पर ये आता है, ओके। बाकी हमारी रैंकिंग लाइक नेपाल की हमसे अच्छी रैंकिंग है देखा जाए तो, 74 पर वो आ रहा है। बाकी सबकी फिर ऐसे ही है, साउथ एशियन कंट्रीज में जितनी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं सबकी ऐसी ही है। चलें आगे मूव करते हैं। एक और इंडेक्स आया हुआ है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोग विजिट करना चाहते हैं, जहाँ पर वो ट्रैवल करना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं अमेरिका में, ठीक है। और ठीक है, इस चीज़ को इंडिया की रैंकिंग इसमें 39 है। इंडिया में थोड़ी ख़राब पोजीशन चल रही है, माली कोई भी नहीं जाना चाहता, माली की सबसे फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके अलावा सिटीज़ इंडेक्स, ग्लोबल सिटी इंडेक्स क्या शो करता है कि पहली बात तो इसमें शामिल होती हैं किसी भी कंट्री की मेट्रो सिटीज़, ओके। तो ये दिखाता है कि किसी भी कंट्री की जो मेट्रो सिटीज़ हैं कितनी हैबिचुअल है, इट मीन कितना रहने लायक है वो, किसी भी इंसान के लिए कितना रहने लायक है। अब जाहिर सी बात है एक इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करेंगी, और भी बेसिक नेसेसिटी के अलावा भी वो और भी चीज़ें उसकी पूरी करेंगी। जैसे अमेरिका में सब कुछ एक इंसान के हिसाब से अवेलेबल है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उसके लिए ट्रैवलिंग, उसके लिए क्लीननेस, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जाहिर सी बात है नंबर 1 पोजीशन पर इस पर अमेरिका है। बाकी इंडिया इसी रैंक पर, लाइक इंडिया की एक सिटी है दिल्ली, जो कि इसी रैंक पर 350 नंबर पर आती है। बड़ी यार सोचने वाली बात है। फिर और जो, क्योंकि 4 मेट्रो सिटीज़ हैं इंडिया में, फर्स्ट है दिल्ली, फोर्थ है सॉरी सेकंड है बेंगलोर, फिर मुंबई और एक चेन्नई। तो यहाँ पर सिर्फ 4 सिटीज़ को इंक्लूड करा गया था। तो ये देखो ये कंडीशन है, लेकिन दिल्ली यहाँ पर फर्स्ट मानी गई है और इसकी रैंक 350 है। तो ये दिखाता है। बाकी एक इंडेक्स था या फिर ट्रेंड देख लो, कुछ भी ऐसा इसको हम कह सकते हैं। वर्ल्ड, जस्ट अ मिनट, ओके, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ट्रेंड 2023 का है ये, मतलब 2024 में रिपोर्ट आई, 2023 का है, यानी कि इसको निकालता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, ठीक है। इसको हम सिप्री के नाम से जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म है सिप्री की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी कि ये इंडेक्स बताता है कि कोई भी नेशन कितना खर्चा कर रहा है अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर, अपनी आर्मी पर। तो नंबर 1 इस पोजीशन में है अमेरिका, इस कैटेगरी में अमेरिका है। आपको पैसा ध्यान नहीं रखना, बस अमेरिका नंबर 1 है और इंडिया 4th पर आता है, ठीक है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 क्या बताता है, ये बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इसको निकालता है। ये बता रहा है, मतलब इसकी रिपोर्ट का कहना सुन लो कि इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है रेमिटेंस रिसीव करने में। अब रेमिटेंस क्या होता है, व्हाट इज द रेमिटेंस बेटा, नॉन रेजिडेंस इंडियंस, एनआरआई या डायस्पोरा जितना भी पैसा किसी ना किसी फॉर्म में इंडिया भेजते हैं उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। तो जस्ट बिकॉज इंडियंस हर जगह मिलेंगे तुम्हें, अफ्रीका में, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरे एशिया में फैले हुए हैं इंडियंस, ठीक है। जस्ट बिकॉज यहाँ की क्रीमी लेयर तो वहीं चली जाती है, और भी क्रीमी लेयर भी और लेबर भी, ठीक है। तो मिडिल क्लास तबका
मतलब बहुत सारे लोग चले जाते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है। अभी हम इस सब में नहीं जाते हैं, बहुत ये लंबे लंबे इशू हो जाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा डिबेटेबल इश्यूज हैं ये, तो हम उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, इंडिया सबसे बड़ी रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा पैसा वर्ल्ड से ये रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस, ठीक है। रेमिटेंस क्या होता है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, सबमिट के हम पोर्शन में आ जाते हैं। सबमिट क्या है? ओके, सबमिट के सेक्शन में सिर्फ दो ही इम्पॉर्टेंट हैं सबमिट, बल्कि एक ही इम्पॉर्टेंट है, दो अलग अलग मीट हैं, तो इनको हम बता देते हैं। तो सबमिट एससीओ की इम्पॉर्टेंट है, कहाँ हुई थी बस आपको ये याद रखना है, ये हुई थी अस्ताना कजाकिस्तान में, ठीक है। बस इसके अलावा जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनके जवाब आप कमेंट में दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। एससीओ की मीट जो अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी, सबसे पहला क्वेश्चन है एससीओ इनिशिएटिव किसका था? इसकी फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है 2021 में इसको बनाया था, रशिया और चाइना का ये जॉइंट इनिशिएटिव था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी याद रखें। ये क्या क्या काम करता है, तो बेसिकली इकोनॉमिक काम करता है, इनके आपस में कंट्रीज़ के बीच में इनके जो मेंबर होंगे तो वो उनके बीच में लाइक उनके बीच में जो सिक्योरिटी इश्यूज होंगे उन पर बात करेगा, इकोनॉमिक इश्यूज़ पर आपस में कोऑपरेशन बढ़ाएगा, एज वेल एज कल्चर इश्यूज़ पर कोऑपरेशन बढ़ाएगा। क्या 2024 में, वन मोर क्वेश्चन, अभी रिसेंटली कोई और नेशन इसको ज्वाइन करा? इसका आंसर ज़रूर दें, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है और आया है कई एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एससीओ से क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। स्पोर्ट के बारे में देख लो, आईपीएल 2024 अभी रिसेंटली हुआ है, तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन याद रखना। तो 2024 में इसका 16th एडिशन कंप्लीट हुआ है, तो 16 एडिशन इसका कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन देख लें आप, ये हो सकता है। डेट आपको याद रखने की इसकी ज़रूरत नहीं है। वेन्यू इंडिया, दैट ही पता है, इंडियन प्रीमियर लीग है तो इंडिया में कंप्लीट होगी, तो कट कर दो इसको। हाँ, विनर 2024 का, अभी का नहीं, 2024 का कोलकाता नाइट राइडर रहा था। रनर हैदराबाद था। थर्ड प्लेस आपको कुछ भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है इसमें। ऑरेंज कैप ये उस प्लेयर को दिया जाता है जिसके उस सीज़न में आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन होते हैं, तो ये विराट कोहली को दिया गया था। और पर्पल कैप ये उस शख्स को दिया जाता है जिसके सबसे ज़्यादा विकेट होते हैं, तो वो हर्षल पटेल को मिला था, ठीक है। इतना ध्यान रखें हम। आगे फीफा विमेन वर्ल्ड कप याद रखना 2027 में होने वाला है। ये इसका होस्ट बन चुका है ब्राज़ील में होगा। अब आपको और इसके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में क्या क्या देने हैं सुनो। पहला, जो मैन वर्ल्ड कप होने वाला है अगला, वो कहाँ होगा और कब होगा, ये दो क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट वाला कहाँ हुआ था और किसने उसको जीता था, वो दो क्वेश्चन, ठीक है। स्कीम के सेक्शन में आ जाते हैं, तो स्कीम देखो मार्च के सेक्शन में, जब मार्च का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें उस वक्त सब फरवरी मार्च में सबसे ज़्यादा स्कीम्स आती हैं, क्योंकि उस वक्त बजट आता है, तो हमें तब ही स्कीम तैयार करने की ज़रूरत है, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, अभी ज़्यादा है नहीं, तब ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी की स्कीम नहीं है, लेकिन ये पुरानी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने लगा दी है बेटा। क्या है? जीरो एमिशन इनिशिएटिव। जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन से गुजर रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन हो रही है। इट मीन सर्दी ज़्यादा पड़ना, गर्मी ज़्यादा पड़ना, बारिश हर महीने होना, तो इससे पूरा क्लाइमेट ख़राब हो रहा है। तो ये सब आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अपने लिए बनाए, लेकिन आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है कि इंडिया का नेट जीरो एमिशन का टारगेट है 2070। यानी कि नेट जीरो एमिशन क्या होता है कि हम अपने जो कार्बन एमिशन है, कार्बन को जो हम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करोगे तो पैदा तो होगा, यानी कि आप एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करोगे? आप बस एग्जांपल, आप कोई भी इंडस्ट्री चला रहे हैं तो उसमें क्या करोगे? कोल बर्न करोगे, कोल बर्न करोगे तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, इट मीन आग वगैरह जलाओगे, या फिर आप अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट इसका एग्जांपल हो सकते हैं, तो आप उसके लिए कोल बर्न करोगे।
उससे आग जलाओगे, उससे टरबाइन घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। मैंने सब आपको स्टैटिक में कराया हुआ है, ये सब बेसिक चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता, यहाँ करंट समझो। तो पूरे कोल बर्निंग प्रोसेस को खत्म करना और इन सबको ट्रांसपोर्ट करना ग्रीन एनर्जी में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रो एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है, सोलर पावर, सोलर एनर्जी, बस ये चीज़ें। तो इंडिया 2035 तक 50% कार्बन एमिशन में कमी कर देगा और 2070 तक नेट ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि हम अब 2070 तक पूरा का पूरा नेट जीरो हो जाएंगे, यानी कि कार्बन एमिशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो पहली बात तो इंडिया के ये जीरो एमिशन इनिशिएटिव को याद रखना, ठीक है। तो इंडिया के टारगेट ध्यान रखना, 2040 इस कंपनी ने टारगेट बनाया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस इंडिया के याद रखना, ठीक है। मैंने इसलिए लगाया। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन कमेंट करना कि इंडिया ने अपना नेट जीरो जो एमिशन था, ठीक है, वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस करा था, किस क्लाइमेट समिट में इंट्रोड्यूस करा था, ये लाइक ठीक है, कॉप की किस समिट में इंट्रोड्यूस करा था, इसको कमेंट करना। अभी आप लोग सब जानते हैं, दूसरी स्कीम सुनो, मणिपुर में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, इस सब हर कोई जानता है इसके बारे में, ठीक है। तो वहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव शुरू करा है, स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव है। तो इसमें क्या होगा, जैसे एक वैन होगी, स्कूल भी डिस्टर्ब कर दिए गए हैं मणिपुर में, जला दिए गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर आज हम उस पर नहीं जाएंगे, फिर से मैं अगेन ये बात कहूँगा, इतनी ध्यान रखना चीज़। मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील इनिशिएटिव शुरू करा गया। इट मीन कि लाइक इसमें क्या होगा, एक स्कूल बस होगी, उसमें सारी फैसिलिटी दी गई होंगी, लाइब्रेरी, स्मार्ट टीवी, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, स्पोर्ट इक्विपमेंट, इसमें बच्चे जा कर के पूरे स्कूल को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये अगर आपसे पूछा जाए स्कूल ऑन व्हील इनिशिएटिव किसका है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर का है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। साइंस एंड टेक समझो, तो साइंस एंड टेक में 2 मई के महीने में इंपॉर्टेंट है न्यूज़। पहला है चाइना ने मतलब दूसरा न्यूज़ हम पहले कंप्लीट करते हैं, जस्ट बिकॉज दूसरे की बिना पहला नहीं हो सकता। चाइना ने अपना चांग-E6 एक लूनर मिशन है, लूनर प्रोब मिशन है, इसको लाइक इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब इसको लॉन्च कर दिया है, ठीक है। और ये बेसिकली मून के लिए है, इसको ध्यान रखना। मई 2024 में इसको इंट्रोड्यूस करा, मून के साउथ पोल पर जाएगा चांग-E6 लूनर प्रोब मिशन, ओके, बस इतना इंपॉर्टेंट है चाइना। तो आपसे क्वेश्चन आएगा चांग-E6 लूनर प्रोब मिशन किसका है, तो आप याद रखिएगा चांग-E6 लूनर प्रोब मिशन जो साउथ पोल मून पर जाएगा उसका नाम है चाइना, ठीक है। और इन्हीं की हेल्प लेके, इसी की हेल्प लेकर के पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, तो पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट लूनर मिशन इंट्रोड्यूस करा या लॉन्च करा, इसको हम कहते हैं इनक्यूब कमर। ये विद द हेल्प ऑफ चाइना लाइक हुआ है, तो इसी की हेल्प लेकर के हुआ है। और इनक्यूब कमर, ठीक है, पाकिस्तान का है, बस इतना ध्यान रखना। चांग-E6 मिशन की हेल्प लेकर के करा गया, या इसी मिशन का ये पार्ट था, ओके। इनक्यूब कमर पाकिस्तान से ने लॉन्च करा फर्स्ट लूनर मिशन, ठीक है, बस ओके। तो बस हमें कुछ भी याद नहीं रखना, तो आपको इनक्यूब कमर याद रखना है, चांग-E6 याद रखना है। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज, तो इसमें इंटरनेशनल मई में कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इंटरनेशनल लेबर डे इंपॉर्टेंट है, 1 मई को होता है ये। वर्ड प्रेस फ्रीडम, ठीक है, डे जो है 3 मई को होता है। वर्ल्ड माइग्रेशन डे, ठीक है, तो माइग्रेशन बर्ड डे, तो ये 11 मई को होता है, माइग्रेशन बर्ड डे 11 मई को होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये वाला 3rd वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। बुक्स देख लो, तो बुक्स में वैसे मैंने 2-3 बुक लगाई थी, एक ही है, अभी देखता हूँ आगे किस सेक्शन में हो, शायद वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसमें कोई नहीं, बराबर। बुक्स के सेक्शन में इंडियाज़
इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। ठीक है, ये बुक है सौम्या अवस्थी। ठीक है, और शायद ठीक है, सौम्या अवस्थी की बेसिकली बुक है ये। ठीक है, और ये दिखाता है इंडिया की जो न्यूक्लियर जर्नी रही, न्यूक्लियर पावर नेशन बनने की जो जर्नी रही वो कैसी रही, वो मतलब कैसे बना कोई, मतलब इंडिया कैसे एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बना। तो ये वो दिखाता है। तो ये बुक याद रखना, इनके राइटर याद रख लेना दोनों। अवार्ड एंड ऑनर देखो, ग्लोबल मीडिया अवार्ड जो मिला है, ये ग्लोबल मीडिया अवार्ड इंडिया टुडे की ये न्यूज़ एंकर है सना। सना इंडिया टुडे की एआई न्यूज़ एंकर है। सबसे पहली बात समझो। तो यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन आपसे आ सकता है। पहला क्या होगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सना जो एआई न्यूज़ एंकर है ये किस न्यूज़ एजेंसी की एंकर है। तो आपको पता होना चाहिए ये है इंडिया टुडे की। और ग्लोबल मीडिया अवार्ड किसको मिला है 2024 का, तो आपको पता होना चाहिए एआई न्यूज़ एंकर है ये सना, इसको मिला हुआ है। हाँ, यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन आपसे और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला। मैंने आपको मिनी रतन, महारतन और नवरत्न कंपनीज के बारे में इकोनॉमी में पढ़ाया था, याद करो। ठीक है, तो नेशनल फर्टिलाइज़र कंपनी, सॉरी नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, ठीक है, ये यूरिया को मैन्युफैक्चर करता है और ये पब्लिक इंटरप्राइजेज है, गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, इसको एज अ नवरत्न कंपनी लाइक, या फिर एज अ नवरत्न कंपनी स्टेटस इसको मिल चुका है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये आता है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये देने का मतलब लाइक कोई भी इंडस्ट्री एज अ नवरत्न आ जाएगी तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आ जाएगी। ठीक है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, ये कब मिला, कब नहीं मिला, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी ये कंपनी, कुछ भी नहीं, कमेंट में लेकिन बताओगे राइट नाउ। नवरत्न कितनी कंपनीज हैं, मिनी रत्न कितनी कंपनीज हैं, और महारत्न कितनी कंपनीज हैं। ठीक है, तो आप याद रखना। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, ठीक है, स्टेटस एक एयरपोर्ट को मिला है, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है मतलब, इसका मतलब सिंपल यही है। अब इसको कुछ भी पढ़ने को आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझो। इसका मतलब ये है कि यहाँ से, इस एयरपोर्ट से जितना भी वेस्ट जनरेट होता है वो सब ये रिसाइकिल कर लेते हैं। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाता, वो सारा वेस्ट रिसाइकिल कर लेते हैं। तो ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल स्टेटस हमारा तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। ये लाइक केरला में है एयरपोर्ट। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ज़ीरो वेस्ट लाइक एयरपोर्ट कौन सा है, तो आप याद रखिएगा ये तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, अवार्ड्स में मैंने बताया था, ठीक है, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड यहाँ आ चुका है। तो वहाँ पर एक था, मैंने कहा था आगे पीछे हो गया, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सॉरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह रहा हूँ, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसे मिला है, एक जर्मन राइटर हैं जेनी, ठीक है, एरफेनविच, इनको मिला है। और इनकी एक बेसिकली बुक थी उसको मिला हुआ है। तो इनको मिला हुआ है जेनी एरफेनविच, और इसको ट्रांसलेट किया था ठीक है, माइकल, ठीक है, हॉफमैन। तो बस इतना ध्यान रखना, जेनी का नाम याद रख लेना, इनको मिला हुआ था। ओके, पुलिट्जर अवार्ड अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका स्टैटिक मैंने आपको कराया था, तो आप कमेंट में बताएंगे पुलिट्जर अवार्ड किस किस जगह पर दिया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं है। वन मोर थिंग, जस्ट अ मिनट वेट करें ज़रा।
ठीक है। तो पुलिट्जर अवार्ड आप देखें 2024 का, कमेंट करके बताएं कि किस किस को किस किस मतलब उसमें मिला हुआ है। तो इम्पोर्टेंट इसमें न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैगजीन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑनलाइन जर्नलिज्म ठीक है इतना इम्पोर्टेंट नहीं। जो ऑनलाइन जर्नलिज्म इम्पोर्टेंट है, मैगजीन इम्पोर्टेंट है, न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट, मैगजीन इम्पोर्टेंट नहीं है सॉरी, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, बस ये इम्पोर्टेंट है। ये 4 कैटेगरी में कमेंट करके बताएं 2024 का पुलिट्जर अवार्ड किसको मिला हुआ है, ठीक है ये। ओके, बाकी मैंने आपको बता दिया था। अदर के सेक्शन को मैं बाद में कराऊंगा। एग्रीमेंट देखें ज़रा आप, एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ है यार। देखो एग्रीमेंट में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया, ठीक है, और ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। अब ये क्या एग्रीमेंट है क्या नहीं है, हमें उसको सबको जानने की इतना कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इम्पोर्टेंट है कि वेयर इज़ चाबहार पोर्ट, ठीक है, वेयर इज़ चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट लोकेटेड इन ईरान, ठीक है। और ये ग्वादर पोर्ट का काम एक अल्टरनेटिव है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर इंडिया को मिडिल ईस्ट में एंटर होना है तो कई सारे रीज़न हैं। अगर मान लो ईरान में पहुंचना है तो इंडिया बाया पाकिस्तान अफगानिस्तान बाई रोड जा सकता है। नो डाउट अफगानिस्तान से हम इजीली सामान निकाल सकते हैं अपना, लेकिन पाकिस्तान की से आज की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम निकाल पाएँ। तो हमने सी रूट अपनाया और मिडिल ईस्ट तक भी पहुँचने के लिए हम चाबहार से ईजिली मिडिल ईस्ट में एंटर कर सकते हैं। और ये ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान में जो है उसका एक अल्टरनेटिव है। तो 3 क्वेश्चन आएंगे, वेयर इज ग्वादर पोर्ट, तो पाकिस्तान में लोकेटेड है। वेयर इज चाबहार पोर्ट, वो हमारा ईरान में लोकेटेड है। दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा, वेयर इज शहीद बिहिश्ती पोर्ट, शहीद बिहिश्ती पोर्ट, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में नहीं डाल पाया सॉरी, तो लिख लें शहीद बेहिश्ती पोर्ट। अब आप लिख लीजिएगा बेहिश्ती पोर्ट कहाँ पर है, ये भी ईरान में है। चाबार का ये एक पार्ट है शहीद बेहिश्ती पोर्ट, बस चाबार और शहीद बेहिश्ती पोर्ट ये दोनों ही ईरान में है, बस इतना ध्यान रखना, हमें इसमें और कुछ नहीं जानना। और ग्वादर पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट समझ लीजिए किन किन लोगों के अपॉइंटमेंट हुए थे। देखो पवन, ठीक है, दावुलूरी का, ठीक है, ये इंडियन अमेरिकन है और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के हेड के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आपसे यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पवन दाव, ठीक है, दावुलूरी कौन है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आप यूज़ करते होगे अपने कंप्यूटर में। अगर आप iOS नहीं चलाते हो, एप्पल का टैब नहीं चलाते हो, सॉरी एप्पल का लैपटॉप नहीं चलाते हो और कंप्यूटर नहीं चलाते, तो जाहिर सी बात है आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज़ करते होगे। तो विंडोज़ के ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के हेड अपॉइंट हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। नाहिदा आफरीन, ठीक है, ये असम की रहने वाली हैं और करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का न्यू लाइक एक एम्बेसडर अपॉइंट करा गया है। तो आप यहाँ पे अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया, तो आप याद रखिएगा करीना कपूर है और एक नाहिद आफरीन है, ये असम की हैं, इनको करा गया है, ठीक है। जस्ट बिकॉज एक इन्फ्लुएंसर को लाया जाता है, बाकी सब कुछ आम लोग होते हैं उनको लाया जाता है। इसके अलावा और भी लोग हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2 मैंने लगा दिए ऑलरेडी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नरसिंह पंचम यादव, ठीक है, ये सब पहले ये एक रेसलर रहे थे। जस्ट बिकॉज आप जानते हैं ब्रजभूषण जो थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वो ठीक है, उसका जो कमीशन था उसके चेयरपर्सन थे। लेकिन अभी नरसिंह, ठीक है, पंचम यादव जो हैं ये फॉर्मर रेसलर रहे हैं, इनको चेयरमैन बनाया गया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। और वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे ब्रजभूषण, ठीक है, उन पर रेप वगैरह के चार्जेस, और जाहिर सी बात है यार, ठीक है, इस पर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप मेरे को ये बताइए कमेंट में कि किस एथलीट को लेकर के वो, ठीक है, किन किन एथलीट को लेकर के वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे थे, ठीक है।
ओके। कृष्णा स्वामीनाथन वाइड, यहाँ पर यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कृष्णा स्वामीनाथन ये वाइस एडमायरल आए थे, हो रहे, मतलब अपॉइंट हो चुके हैं। मैंने एडमायरल आपको पढ़ाया था, चीफ ऑफ इंडियन नेवी होता है और उसके बाद वाइस एडमायरल आता है, ठीक है। तो वाइस एडमायरल कृष्णा स्वामीनाथन हो चुके हैं अभी अपॉइंट, इनको आप याद रखिएगा। और इसके साथ अलावा आप कमेंट में बताइए राइट नाउ जो हमारा चीफ ऑफ इंडियन नेवी है, चीफ ऑफ, ठीक है, हमारा एयरफोर्स है और चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है, उन सब के नाम बताइए, प्लस सीडीएस का नाम बताइए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनका नाम बताइए, ठीक है। इन चार के नाम आप बताइए, कमेंट में बताइए, ठीक है। लाई चिंगते ये लाइक ताइवान के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। बस हमें और कुछ याद नहीं रखना। युवराज सिंह, ठीक है, ये ब्रांड एम्बेसडर इंडियन मेंस T20 वर्ल्ड कप के अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी लोग अपॉइंट हुए हैं, लेकिन इंडिया से लाइक युवराज सिंह हुए हैं बस, और कुछ भी नहीं। बाकी और लोग भी हुए हैं, जैसे उसेन बोल्ट हुए हैं, शाहिद अफरीदी भी हुए हैं, क्रिस गेल हुए हैं, लेकिन मैंने युवराज सिंह इंडिया से, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ युवराज सिंह का नाम ही आगे रखा है। बाकी आप इनको पढ़ लीजिएगा। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, ये, ठीक है, ये जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल के फर्स्ट चेयरमैन बने हैं। तो देखो, अगर ये सेकंड थर्ड बने होते तो मैं नहीं बताता, और जीएसटी अभी राइट नाउ प्रॉब्लम में चल रहा है, ठीक है। तो मैंने ये इसीलिए लगाया हुआ है, जीएसटी फर्स्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है उसके चेयरमैन बने हैं जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। और जस्ट बिकॉज जीएसटी काउंसिल हो, ठीक है, वो कोई लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है जिसके चेयरपर्सन को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। अब क्योंकि जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होता है फिनेंस मिनिस्टर, ये सब कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। तो उस इनको अपॉइंट करा हुआ है जस्टिस, लाइक इनको जस्टिस संजय कुमार को अपॉइंट करा था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से, निर्मला सीतारमन से। तो कमेंट में अब आप बताइए कि जीएसटी किस ईयर में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। हाउ मेनी टैक्स स्लैब इन जीएसटी, ठीक है, कितने टैक्स स्लैब हैं जीएसटी में और कितने कितने परसेंट के हैं, ये बताना है आपको। और बस अभी आपको इतना ही बताना है। और हाँ, एक चीज़ और, जीएसटी ने कितने, अभी आप सर्च करिए, इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बूस्ट होगी। आप कमेंट भी करिए और सर्च भी करिए, ठीक है। कितने जीएसटी ने कितने जो टैक्स थे उनको इंक्लूड कर दिया एक जगह पर और अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, यानी कि कितने टैक्स हटा करके अपनी जगह पर लाया, कितने टाइप की जीएसटी होती है, ठीक है। ओके, ये सब चीज़ें। टोलैम कौन है, ये वियतनाम के न्यू प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो वियतनाम, वैसे तो देखो यार, हर महीने कहीं ना कहीं के प्रेसिडेंट, और इतनी कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ये सब अपॉइंट होते ही हैं, मतलब बनते ही हैं, लेकिन वियतनाम स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लगाया। मिखाइल, ठीक है, मुशिस्टिन, तो बड़ा नाम है, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं रशिया के, ठीक है, अगेन प्राइम मिनिस्टर बने हैं रशिया के। श्रीनिवासन पल्लिया ये विप्रो लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं, विप्रो के न्यू सीईओ। तो बस हमें इतना ही ध्यान रखना है इनके बारे में। शशि भूषण, इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे विप्रो वाले, लेकिन मैंने बस लगा दिया ऐसे ही। शशि भूषण सिंह, ये कोलकाता का जो नेशनल जूट कॉरपोरेशन है उसके डायरेक्टर बने हैं। तो जस्ट बिकॉज जूट में सबसे ज़्यादा बंगाल में ही प्रोड्यूस होता है, वेस्ट बंगाल में, इंडिया में, तो वहाँ पर कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। संजय शुक्ला, ये एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक के डायरेक्टर बने हैं। तो बस इनकी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओगे आप लोग, एनएचबी कब इंट्रोड्यूस हुआ और ये काम क्या करता है कमेंट में बताओ जल्दी से। शाहिद आफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेटर है, बस पीछे बता दिया ऑलरेडी आपको इसको, ठीक है। अदर की न्यूज़ हैं, बाकी मैंने यहाँ तक तो करा दिया, वो दोबारा लग गया, सॉरी टू से, कोई नहीं, बस आप एडजस्ट कर लेना। अदर में सबसे पहला क्वेश्चन ये समझ लो, पीछे अदर में लगाना था, ये क्वेश्चन यहाँ आ गया। मैं अभी अदर का सेक्शन कराने जा रहा हूँ। विच गल्फ कंट्री हैज़ पास अ लॉ क्रिमिनलाइजिंग
होमोसेक्स रिलेशन LGBTQ, कौन सी कंट्री ने एक लॉ पास करा है कि वो LGBTQ कम्युनिटी जो होती है ना, ओके, उसमें लाइक उनके जो रिलेशन होते हैं उनको लाइक एक क्रिमिनलाइज फॉर्म में लॉ पास कर दिया कि अब वो मतलब रखना क्रिमिनलाइजेशन है। तो याद रखना, इराक पहली कंट्री बनी है। ये पहली कंट्री वर्ल्ड में नहीं है, मिडिल ईस्ट में है, ठीक है, गल्फ कंट्रीज में है। ओके, आ जाओ ऊपर आ जाओ अदर के सेक्शन में जल्दी से। अदर में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होती है वही मैं लगाता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट अल मखतूम एयरपोर्ट होगा, जो कि दुबई में बनाया जा रहा है, ठीक है। बस याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बड़ा एयरपोर्ट होना एक अपने आप में बड़ी वजह। अब क्योंकि क्या कर रहा है मिडिल ईस्ट की कंट्री को, लग रहा है कि अब हम ऑयल को ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिका पाएंगे, जाहिर सी बात है, ये बात तो है ही है। तो वो अब अपने यहाँ पर टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहा है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है टूरिस्ट आएंगे, और जो कि आ रहे हैं उनके यहाँ पर अच्छे खासे। तो वो ये वर्ल्ड का बिगेस्ट एयरपोर्ट, टॉलेस्ट बिल्डिंग और ये सब पे खर्चा कर रहे हैं, जो कि सही भी चीज़ है। तो दुबई सबसे बड़ा अल मखतूम एयरपोर्ट बन रहा है, अभी बना नहीं है, बन रहा है, इसको ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वेयर इज़, मतलब कहाँ पर अल मखतूम एयरपोर्ट बन रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, विच कंट्री हैज़ ओवरटेकिंग US बिकम इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बायलेटरल कॉमर्स। देखो याद रखना, इंडिया का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है, सबसे ज़्यादा इंडिया ट्रेड किसी से करता है। ट्रेड क्या होगा, जैसे मैं समझो, ऐसा मत सोचना कि सर लाइक कुछ, लाइक सिंपल समझो, ट्रेड क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें पैसा दूं, तुम मुझे जितना पैसा दो, यानी कि हम कुछ ना खरीद फरोख्त करें आपस में। तो सबसे ज़्यादा इंडिया खरीद फरोख्त करता है, कुछ इंडिया बेचता है और कुछ इंडिया खरीदता है। तो वो सबसे ज़्यादा खरीद फरोख्त चाइना से करता है, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इंडिया का चाइना है। बस इतना ध्यान रखो इसमें, और कुछ नहीं याद रखना हमें, ठीक है। आगे 16-year-old काम्या कार्तिकेन फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र हैज़ बिकम द यंगेस्ट, ठीक है। हाँ, यहाँ पर याद रखना, इंडिया की यंगेस्ट माउंटेनर ये महाराष्ट्र मुंबई से थी, इनका नाम है काम्या कार्तिकेन। तो और सेकंड यंगेस्ट माउंटेनर हैं वर्ल्ड में, ठीक है। ओके, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है, क्लाइंब करा है, ठीक है, फ्रॉम नेपाल की साइड से, ठीक है। ओके, तो आप यार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे यंगेस्ट इंडिया की माउंटेनर कौन है, तो याद रखना काम्या कार्तिकेयन है। सबसे सेकंड यंगेस्ट ये वर्ल्ड में, लेकिन आप कमेंट में बताओ फर्स्ट यंगेस्ट कौन था जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करा, ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक। ओके, वेयर इज लोकेटेड माउंट एवरेस्ट, ये भी कमेंट में बताओ कहाँ पर लोकेटेड है माउंट एवरेस्ट। इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये भी कमेंट में बताओ, ठीक है। ओके, इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये 3 क्वेश्चन मैंने और दे दिया आपको, ये सब कमेंट में बताना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप, और अगर आप मुझे लगा कि आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो मैं दूसरा लेक्चर भी फ्री करूंगा। अगर दूसरे के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इन कमेंट और लाइक से, तो मैं तीसरा भी फ्री कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो आप जल्द से जल्द मुझे बताइए, मैंने ऑलरेडी LGBTQ कम्युनिटी का बता दिया, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैड रिसेंटली अनबिलीव्ड, ठीक है, द वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस। सिंपल सी बात है, जापान ने वर्ल्ड की पहली 6G डिवाइस लॉन्च कर दी है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी हमने सब कुछ आज ये करंट अफेयर मई मंथ का कंप्लीट करा। जून का अगर मुझे लगा कि आप इंटरेस्टेड हैं बाय कमेंट और लाइक, तो मैं जून का फ्री करूंगा, अदरवाइज वो पेड होगा, जैसा होगा मैं बता दूंगा आपको। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी राइट नाउ, आपको मैं पढ़ा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इजीली आकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। आप कंटिन्यू करें, थैंक यू वेरी मच।